हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर संकल्प पांडे। मैं सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स या हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ। फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया है कि फ्रैक्चर के लक्षण क्या होते हैं, फ्रैक्चर क्या होता है, उसकी जांचें क्या होती हैं और प्लास्टर से उसका इलाज कैसे किया जाता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि फ्रैक्चर की सर्जरी क्या होती है। ये बड़ा ही स्पेसिफिक वीडियो है और बड़ा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो इसको कृपया देखिए। सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए कि फ्रैक्चर की किन किन कंडीशन में सर्जरी करनी पड़ती हैं। तो अगर मैं आपको मुख्य तौर पे बताऊं या मेन जो होता है, जो भी फ्रैक्चर प्लास्टर से सही नहीं कर सकते हैं या प्लास्टर के लगाने के बाद हमें पता है कि उसकी रिकवरी या जो उसका जो रिजल्ट्स आएंगे वो इतने अच्छे नहीं आएंगे, ऐसे केसेस में सर्जरी प्रीफर की जाती है या सर्जरी का ऑप्शन ही अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि सारे केसेस में ही प्लास्टर से काम चल जाएगा। प्लास्टर मुख्य एक इलाज होता है फ्रैक्चर का, लेकिन कुछ केसेस में सर्जरी करनी भी ज़रूरी पड़ती है। सबसे पहली चीज़ है फ्रैक्चर जो अपनी जगह से हिल गया हो। जब भी फ्रैक्चर के जो दो टुकड़े होते हैं, जो दो अगर कोई किसी हड्डी का फ्रैक्चर हो जाए या वो टूट जाए तो उसमें दो टुकड़े बन जाते हैं। जैसे ये हमें उंगलियां में समझे कि ये एक फ्रैक्चर है और ये एक फ्रैक्चर का ये टुकड़ा है और ये टुकड़ा है। ये प्रॉपरली अलाइन बैठे रहने चाहिए। अगर ये प्लास्टर के अंदर हम इसको ऐसे बिठा के नहीं रख पाएंगे तो ऐसी कंडीशन में इसको डिस्प्लेस फ्रैक्चर कहेंगे या हिला हुआ फ्रैक्चर कहेंगे अपनी जगह से। ऐसे हिले हुए फ्रैक्चर को हमें ऑपरेट करना होता है। दूसरी चीज़ होती है अनस्टेबल फ्रैक्चर। अब ये अनस्टेबल फ्रैक्चर क्या होता है? शुरू में प्लास्टर लगा के हमने फ्रैक्चर को अपनी जगह पे बैठा दिया, दोनों हड्डी के जो टुकड़े हैं वो बैठ गए हैं अपनी जगह पे, लेकिन हमें ये पता है कि ये प्लास्टर के अंदर टिक नहीं पाएंगे और ये हिल जाएंगे अपनी जगह से। इन्हें हम अनस्टेबल फ्रैक्चर कहते हैं। अनस्टेबल फ्रैक्चर में भी ऑपरेट ही करना पड़ता है। फिर बात आती है इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर्स की। इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर्स क्या हुए? इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर्स दोस्तों से जोड़ है घुटने का, जो भी फ्रैक्चर लाइन जोड़ के अंदर जा रही है या इस जोड़ को इन्वॉल्व कर रही है, जो इसकी सरफेस को इन्वॉल्व कर रही है या ये सरफेस को इन्वॉल्व कर रही है, इसको हमें ऑपरेट करना होता है। इसके बाद आता है ओपन फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर मतलब हुआ दोस्तों कि फ्रैक्चर के ऊपर जिसमें घाव हो जाता है, जिससे रक्त का रिसाव हो रहा है, इन केसेस में भी ऑपरेट करना पड़ता है। अब आती है बात पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स की। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर दोस्तों हुआ कि हड्डी पहले से ही कोई हड्डी का रोग था या हड्डी पहले से ही कमज़ोर थी या वीक थी, उसमें फ्रैक्चर हो जाए। ऐसी कंडीशन में उसे हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहेंगे, क्योंकि हड्डी का रोग तो पहले से ही था और उसमें हड्डी टूट भी गई है साथ में, तो अब इसको पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहा जाएगा। ऐसी कंडीशन में भी ऑपरेट करना पड़ता है। और पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिस्टल न्यूरोवेस्कुलर डेफिसिट, जिसमें फ्रैक्चर के साथ साथ रक्त की धमनी, जिसे हम आर्टरी कहेंगे, या फिर नसें कट जाती हैं, उस कंडीशन में भी हमको ऑपरेट करना पड़ता है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि सर्जरी का मेन रोल है क्या? सर्जरी का मेन रोल दोस्तों, फ्रैक्चर की सर्जरी में हमें ये करना होता है कि फ्रैक्चर जो होता है या जो फ्रैक्चर के टुकड़े हो गए हैं या हड्डी के टुकड़े हैं, उनको अपनी जगह पे प्रॉपरली अलाइन या अपनी जगह पे प्रॉपरली बैठा के उनके ऊपर रॉड, प्लेट या स्क्रू डाल देनी होती है। हम रॉड, प्लेट या स्क्रू के सहारे जो है उनको फ्रैक्चर के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, जो टुकड़े होते हैं, उनको अपनी जगह पे बैठा के उनको स्टेबल करके या उनको सपोर्ट दे के रॉड और प्लेट से अपनी जगह पे रख देते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि ये रॉड, प्लेट्स और जो स्क्रूज होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे डलते हैं, तो कृपया अगला वीडियो और जरूर देखिएगा हमारा। अब हम चलते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की तरफ। फ्रैक्चर की सर्जरी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स पेशेंट्स के दिमाग में होते हैं कि फ्रैक्चर की सर्जरी मुझे जो है बताई गई है कि मेरी जो है सर्जरी होनी है, तो सर्जरी के लिए पेशेंट्स के दिमाग में चलता है कि बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं। तो उन सवाल जवाब के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला जो सवाल जवाब पेशेंट जो हमेशा पूछता है हमसे कि सर्जरी मेजर है या माइनर है, या ऑपरेशन के दौरान टाइम कितना लगेगा। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, ये शरीर है, शरीर में हमेशा 2 + 2 4 नहीं होते, 2 + 2 5 भी हो सकते हैं और 2 + 2 3 भी हो सकते हैं। तो कभी भी ये मत मान के चलिए कि कोई भी फ्रैक्चर जो है वो मेजर है या माइनर है। जिस भी फ्रैक्चर की सर्जरी होने वाली है, कोई भी सर्जरी मेजर या माइनर नहीं होती है। एक माइनर सी सर्जरी में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो मेजर सर्जरी से भी बड़ी प्रॉब्लम बाद में बन जाए, और मेजर सर्जरी भी ऐसी हो सकती है कि बहुत ही बड़ी सर्जरी हुई, 3-4 घंटे की लंबी सर्जरी चली, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट्स आए हैं, जो उसका जो आउटकम है वो बहुत ही अच्छा आया है। तो इसके लिए किसी भी सर्जरी को पहले तो मेजर और माइनर तो मान के ही मत चलिए, कोई भी सर्जरी मेजर और माइनर नहीं होती है। दूसरी बात, ऑपरेशन में टाइम कितना लगना है। दोस्तों कोई भी ये नहीं बता पाएगा आपको कि ऑपरेशन में टाइम कितना लग सकता है। हर फ्रैक्चर अपने अलग अलग टाइप का होता है, उसमें अलग अलग प्लेट होती हैं, अलग अलग टाइप के ऑपरेशन होते हैं।
कोई भी सर्जन ऐसा नहीं है जो आपसे ये बोल पाए कि भैया मैं 40 मिनट ही लेता हूँ इस सर्जरी के दौरान, तो मैं 40 मिनट में बाहर आ जाऊँगा। नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, हड्डी में और किसी भी शरीर के अंग में 2 + 2 4 नहीं होते हैं। इसी तरीके से 2 + 2 कई बार 5 भी हो सकते हैं और कई बार 3 भी हो सकते हैं। एक दूसरा सवाल जो बड़ा कॉमनली पूछा जाता है वो होता है कि खून की बोतल कितनी चढ़ानी है और क्यों चढ़ानी है। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि खून से और सर्जरी का रिलेशन क्या है। जब भी कभी आपका फ्रैक्चर की सर्जरी प्लान की जाती है तो उसके अंदर हम प्री ऑप टेस्ट करवाते हैं। प्री ऑप मतलब ऑपरेशन से पहले कुछ खून की जांच करवाते हैं। उन खून की जांच में हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन कितना है। हीमोग्लोबिन मतलब शरीर में खून की मात्रा कितनी है। हड्डी की सर्जरी के लिए ये जो है अराउंड 10 के अराउंड होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो हम प्री ऑपरेटिवली ही खून चढ़ाते हैं। अगर ये एक्सपेक्टेड है या ये हम मान के चल रहे हैं कि सर्जरी के दौरान चीरा ज़्यादा लंबा लगने वाला है और उसमें जो है खून ज़्यादा बहने वाला है या कम बहने वाला है, तो उसके हिसाब से ही खून की बोतलों का इंतज़ाम करवाया जाता है। दूसरा, ये घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि खून चढ़ाना पड़ रहा है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है या कुछ सर्जरी के दौरान दिक्कत तो नहीं है पेशेंट को। खून चढ़ाना एक बहुत ही कॉमन प्रोसीजर है जो बहुत ही रूटीनली फॉलो किया जाता है, तो इसके लिए परेशान बिल्कुल मत होइए। फिर एक क्वेश्चन आता है कि सर्जरी हो गई, अब इसके बाद टाँके कब कटेंगे, पट्टी कब करवानी है। तो एक मोटा मोटा हिसाब दे देता हूँ आपको। अगर सब कुछ सही रहे, इन्फेक्शन नहीं हुआ है, टाँके बिल्कुल सही लगे हुए हैं, तो 14 दिन के अंदर अंदर 2 हफ्ते मान के चलिए कि मोटा मोटा हिसाब एवरेज में 2 हफ्ते में हम टाँके निकाल देते हैं। आप नहा कब सकते हैं उसके बाद, तो टाँके निकालने के 1 हफ्ते बाद तक आप नहा सकते हैं, उस जगह को भिगा सकते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि सर्जरी के बाद खाना क्या खाएं। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि खाने में हमको हाई प्रोटीन और हाई कैल्शियम डाइट लेनी है। अब हाई प्रोटीन और हाई कैल्शियम डाइट किन किन चीज़ों में होती है, जैसे दालें हो गई, अंडे हो गए, मूंगफली हो गई, सोयाबीन हो गया, पनीर हो गया, दूध हो गया। इसका सेवन जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा करिए। हरी सब्जियां हो गई, इनका सेवन जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा करिए, हड्डी जोड़ने में मदद करेंगी आपकी। फिर क्वेश्चन आता है कि रिकवरी कैसे होगी, या मतलब कितने दिन में मैं अपना नॉर्मल कर सकता हूँ या कितना दिन लगेगा मुझे नॉर्मली जाने में। दोस्तों ये मान के चलिए जो भी सर्जरी अपर लिम्ब की सर्जरी होती है, अपर लिम्ब मतलब कंधे से लेकर नीचे तक की हाथ की पूरी सर्जरी जो भी होगी, इस सर्जरी में अगर सारी सर्जरी अनइवेंटफुल गई है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई है, कोई परेशानी नहीं आई है और हड्डी अपनी जगह बैठी हुई है, सब अच्छे से जुड़ा है, सब कुछ जुड़ गया है, तो मान के चलिए कि 2 से 3 महीने के अंदर आप रूटीन वर्क या मतलब अपनी दिनचर्या की गतिविधियों में वापस जा सकते हैं। इसी तरीके से पैर की सर्जरी की अगर हम बात करें तो लोअर लिम्ब में कूल्हे से और कूल्हे के नीचे की जांघ की हो गई या पैर की हो गई, पंजे की सर्जरी जो भी होगी, जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन पहले से नहीं था या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, इस सर्जरी के अंदर आप 3 से 4 महीने में अपनी दिनचर्या की गतिविधियों में वापस जा पाएंगे या रूटीन एक्टिविटी वापस ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं 2 से 3 महीने 3 से 4 महीने बोला, इसका मतलब ये नहीं है कि इतना ही टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा भी लग सकता है, इससे कम भी लग सकता है। मैं फिर ये बोलूँगा 2 + 2 4 नहीं होते हैं, 2 + 2 3 भी हो सकते हैं, 2 + 2 5 भी हो सकते हैं। फ्रेंड्स, जहाँ तक हमारा सवाल है, हम कोशिश करते हैं कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ एडवांस इम्प्लांट यूज़ करके और एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करके जो भी हम रिजल्ट्स देते हैं, सबसे मिनिमम इंसिजन, सबसे छोटे चीरे के साथ जो है हम सर्जरी करते हैं।